हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जो कि है जून करंट अफेयर्स के ऊपर। इसमें कवर करेंगे जो जून के करंट अफेयर्स थे उनको एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस के थ्रू। सो हमारा बेसिक फोकस होगा कि प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जून के मंथ का हम रिवीजन जल्दी से जल्दी करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, इसमें हम कवर क्या करेंगे। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस के, वो सारे हम कवर करके आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड का नाम सुना भी होगा। याद रखिए कि जून के टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी हम उसको फोकस कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बेस्ड है ये। तो पहला, इट्स अ स्टैचुरी एडवाइजरी बॉडी, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स अ स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी और नन ऑफ दीज। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या इसमें सच है। स्टैचुरी एडवाइजरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी बताइए, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, हिंट। 3 ऑप्शंस हैं, ये तो एक जैसे लग रहे हैं पर एक ट्रिक होती है कि हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। स्टैचुरी एडवाइजरी बॉडी और स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए। और एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है। और ये क्वेश्चन आया पहली बात क्यों, ये 1960 में बना था एनिमल एडवाइजरी बोर्ड। एनिमल एक्ट अगेंस्ट एनिमल एक्ट अगेंस्ट क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल के सेक्शन के अंदर बना था ये, सेक्शन 4 के अंदर 1960। ये पॉइंट इसलिए क्योंकि 1960s में, सॉरी जून में, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कुछ जानवरों को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। अब वर्मिन मतलब होता है न्यूसेंस एनिमल, जिससे कि फार्मर्स को लॉस होता है या फिर रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे चूहा बेस्ट एग्जांपल है। एक वर्मिन एनिमल हर जगह माना जाता है ये। पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इसके खिलाफ कहा था कि गवर्नमेंट जो किया है सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जानवरों के खिलाफ को वर्मिन डिक्लेयर किया था, उनको टैग दिया था। आपको बता रहा है कि वर्मिन टैग किससे किस किस जानवर को दिया गया था, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको चेक करें, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे तो कवर नहीं होगा टॉपिक। वर्मिन क्या होता है ये तो आपको मैंने बता दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा पता लग गया। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जानवर थे और क्लियरेंस को लेके क्या इशू चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थीमेटिक सर्किट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्वदेश दर्शन स्कीम। पहली बात है कि कितने थीमेटिक सर्किट को पहचाना गया स्वदेशी दर्शन स्कीम के अंदर। आपके ऑप्शन है 5, 13, 22 या 6। तो सबसे पहले आपको पता चाहिए कि स्वदेशी दर्शन स्कीम क्या है। तो इसके वैसे आंसर इसका 13 होगा, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका। देखिए स्वदेशी दर्शन स्कीम है क्या। स्वदेशी दर्शन स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसके अंदर ये कोशिश है कि कितने ज़्यादा जो इंडिया के पिलग्रिमेज की जो भी जगह हैं उनको कवर किया जा सके। और फिर बात आती है कि आखिर कवर किया जाएगा तो किस तरह से कवर किया जाएगा। तो कोशिश ये है कि उनको उनकी पूरी एक सर्किट बनाया जाए। जैसे कोई रामायण के लिए फेमस है तो वो हो गया, या फिर कहीं पे ट्राइबल एरियाज है तो वो है। और ये बहुत बहुत ही अच्छा एक प्लान है जिसके तहत इसको इनके अंदर ये सर्किट ढूंढे गए हैं। और ख़ास बात ये थी कि 6 सर्किट्स, ये जो आप यहाँ डी ऑप्शन देख रहे हैं, 6 सर्किट्स ऐसे थे जिन पर मीटिंग हुई थी जून में, पहली नेशनल लेवल मीटिंग हुई थी, और जो कि कृष्ण और रामायण सर्किट को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। 6 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि इस सर्किट के अंदर आएंगे, कृष्ण और रामायण सर्किट के अंदर। खास बात, इसको एक्सटेंड करके इंडिया नेपाल श्रीलंका को कवर किया जा रहा है और भूटान को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फंड टू फंड स्टार्टअप, ये जो इनिशिएटिव है किस एजेंसी के द्वारा लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी, या फिर फिक्की या सीआईआई। आपको आंसर बताना अगर पता है तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। तो इसका आंसर है डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसने ये फंड्स लाया था। क्यों लाया था कि इसमें 10,000 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट है जो कि रखा गया है, और 60,000 रखा गया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए और डेट इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे करना क्या है कि जो इन्वेस्ट जो कि जो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो कई सारे प्रोग्राम थे, या फिर जो ढेर सारी कोशिश की गई थी कि फंड्स इनिशिएट स्टैंडअप इंडिया के अंदर जो भी फंड्स आते हैं उसको फंडिंग के लिए जो एक कॉर्पस रखा गया था। और इसका मेन सोर्स ये था कि स्टार्टअप एंटरप्राइजेस जो है उनको सपोर्ट मिले, उनको एक प्रेडिक्टेबल सोर्स मिल जाए फंडिंग के लिए। ये लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन भी करता, डिजिटाइज इकोनॉमी की ओर ले जाता। जो भी मेन प्लान्स इंडिया के जो गवर्नमेंट के थे उन सबको फोकस में रखते हुए था ये। तो याद रखिए डीआईपीपी किसके अंदर आती है और क्यों इसका इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट था। खैर ये तो मीन्स के लिए हो गया, पर ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो गया, विच इज़ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट सिक्योरिटी फ्रॉम शंग्रीला आर इनकरेक्ट। शंग्रीला डायलॉग हुआ था पिछले साल, सॉरी इसी साल, नॉट पिछले साल, इस 2017। तो चार ऑप्शन है। इट्स अ ट्रैक वन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम, इट इज हेल्ड एनुअली। तो दो ही ऑप्शन है कि पहली बात, क्या ये ट्रैक वन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, या क्या ये एनुअली होता है और ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। आपको ऑप्शन देना है 1, 2, सी बोथ या डी नाइदर। आपका ऑप्शन पॉइंट है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन होगा डी नीदर, क्योंकि दोनों करेक्ट है। शंग्रीला समिट जो है ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, जिसके अंदर एशिया पैसिफिक की सारी कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। तो आप देखिए एशिया पैसिफिक का वर्ड है, बाकी इधर कंट्रीज़ नहीं है। तो इसके अंदर आसियान की सारी कंट्रीज़ आ गई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। आप एशिया पैसिफिक की सारी कंट्रीज़ को इसमें जोड़ सकते हैं, सारी आती है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया था जून में। इसमें इसके अंदर जर्नलिस्ट और भी जितने टेक्निकल लोग हैं सब इसमें आगे बैठते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आप अपनी कंट्री के लिए पिच कर सकते हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि एनएसजी के लिए पिच किया जाए। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं इसमें, तो इसमें अच्छी पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बैठ सकती है। ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज है। मैं आपको ध्यान में रखिए, आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि कौन कौन से देश नहीं है। जैसे ये सब नहीं है तो अफ्रीका का एक भी देश नहीं है, या फिर एशिया पैसिफिक की बात आ गई सिंप्लीफाई करने के लिए। पाकिस्तान इसमें नहीं है, खास बात, शंगला उसमें नहीं आता। व्हाट इज़ माइक्रोसेफेली रिलेटेड टू। माइक्रोसेफेली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बार बार न्यूज़ में रहा था। आपके लिए तीन ऑप्शन है इसके। इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि ये वेट कम करता है बच्चों में। प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है जिससे कि एमएमआर बढ़ जाता है, या फिर बच्चों के सर के साइज़ छोटे हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या पढ़िए। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, स्मॉलर हेड साइज ऑफ इन्फेंट। माइक्रोसेफेली असल में जीका वायरस के रिलेटेड है, जिसको जीका वायरस जो एक मच्छर के द्वारा फैला गया था ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा, जिससे कि बच्चों की हेड की साइज़ छोटी हो जाती थी। तो ये माइक्रोसेफेली का एग्जांपल हो गया कि माइक्रोसेफेली ऐसे बच्चा नॉर्मल होता है, टिपिकल हेड बॉय। इसमें क्या होता था कि एक छोटा होता जाता था माइक्रोसेफेली की वजह से, छोटा छोटा हेड का साइज़ छोटा होगा तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा ठीक से। और जब सीवियर माइक्रोसेफेली हो जाती है तो इस तरह का हो जाता है। और इतना ज़्यादा हो गया था ब्राज़ील में कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था कि लोग इस टाइम में बच्चे, प्रेग्नेंट औरतों को या फिर हर जगह दिया था कि आप बच्चे नहीं पैदा करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि असल में माइक्रोसेफेली केस था क्या। इसमें एक और पॉइंट आया कि अब कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया था कि माइक्रोसेफेली सिर्फ जीका से ही नहीं, इसके अलावा एक पैरासाइट है, पेस्टिसाइड है, पायरियोप्रॉक्सीफेन की वजह से भी हो सकता था। पायरियोप्रॉक्सीफेन को इन्होंने यूज़ किया था ड्रिंकिंग वाटर में, कुछ ब्राज़ील में कुछ एरियाज में ऐड हो गया था ये, जो जीका वायरस के मच्छर के थ्रू जाता है। तो ये इस पानी की वजह से भी पहुंचा हुआ है, कई जगह ऐसा माना जा रहा है। पर बेसिकली आपको इतना जानना है जीका वायरस क्या था और वो माइक्रोसेफेली क्या होती है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ब्राज़ील से रिलेटेड है। अगले पार्ट है विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग हेग कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ध्यान रखना होगा हेग कोड ऑफ कंडक्ट। हेग काफ़ी फेमस है, दी हेग, कई चीज़ें हैं, कई इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं यहाँ, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए। इट्स अ ग्लोबल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन रिजीम। It's a multilateral framework which provides method to return a child internationally abducted by a parent from one member country to another. या फिर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, इट बैन्स बैलिस्टिक मिसाइल यूज़। चार चीज़ें हैं, क्या है इसके सही आगे ऑप्शन आपके 1, 3, 4, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4। तो ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात कर रहा है हेग कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है हेग कोड ऑफ कंडक्ट, क्या है हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन कई चीज़ों पर है, तो यहाँ सॉरी हेग कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहली बात है कि ये है ग्लोबल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन रिजीम, ये सही बात है। ये जो दूसरा है मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स मेथड टू रिटर्न चाइल्ड इंटरनेशनली, मतलब एक बच्चे को किसी देश में कब्जा करके उसके माँ बाप एक लेके भाग गया, जैसे दो लोगों के बीच डाइवोर्स हो गया और बच्चा लेके वो किसी और देश चला गया, तो वहाँ से फ्रेमवर्क है कि वो देश उस बच्चे को वापस भेज देगा जिस देश से वो आया है। ये है हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एब्डक्शन। और तीसरा है इंडिया एज मेंबर कंट्री, इट बैन्स बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ और नॉट। तो आप बताइए क्या क्या ऑप्शन होंगे इसके। देखिए अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें बैन नहीं करते बैलिस्टिक मिसाइल यूज़, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में इसको साइन किया है एक कोड ऑफ कंडक्ट। तो 4 नहीं है, बचा 1 और 3, तो इसका आंसर होगा सी। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हेग कोड ऑफ कंडक्ट के ग्लोबल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन रिजीम के अंदर आता है, 2002 में बना था ये वॉलंटरी है और लीगली नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल बॉडी है, कोई बाइंडिंग नहीं है इसके ऊपर। ये कोशिश करता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ना फैलें, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश करता है। इंडिया इसको ज्वाइन किया है, ये बैन नहीं करता, रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है।
और ये कन्वेंशन जो है उस पर इंडिया में बात चल रही है। पहले पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, पर हाल ही में मतलब जनवरी के आसपास फिर वुमेन मिनिस्टर ने कहा है कि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इसको साइन करना चाहिए। तो अभी बात चल रही है इसकी तरफ से, तो हेग कन्वेंशन भी हाल में साइन हो जाएगा। तो ये देखिए 2 जून का इशू और आज का इशू कैसा कंबाइंड हो जाता है, सब कन्फ्यूज सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हेग कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर है। खास बात हमें किससे मतलब उस पर ध्यान रखिए, चाइना इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया है, ये आपका ईरान भी इसका मेंबर नहीं है, इधर अमेरिका है, कनाडा है और जापान भी है। तो बस आप उतने से ध्यान रखिए जितना आपसे मतलब है। अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देशों के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। कनाडा, अमेरिका, चाइना नहीं है, अमेरिका है, ये आप ध्यान में रखिए कौन कौन से देश है, रशिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में एक लोन प्रोजेक्ट पास किया था, हाल मतलब 2 जून में। कौन सा लोन पास किया था? रिवर ब्रिज इन बिहार, सी ब्रिज कनेक्शन ऑफ रामेश्वरम विद तमिलनाडु, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन महाराष्ट्र, या फिर कोई नहीं। तो सबसे बात कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन सा लोन क्लियर किया था, इसका आंसर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। ये ए होगा, रिवर ब्रिज इन बिहार। बिहार में महात्मा गांधी सेतु के पास शायद एक गंगा के ऊपर पुल बनने की बात हो रही है, जो वो फंड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 9.8 किलोमीटर का रोड ब्रिज है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नेटवर्क लिंक प्रोवाइड करेगा नदन सदन पार्ट को और नेपाल को भी। ये ब्रिज गंगा के दोनों चैनल्स को कवर करेगा। और अभी एक ऑलरेडी महात्मा गांधी सेतु शहर में एक ब्रिज है, जो सबसे बड़ा ब्रिज था हाल तक, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगी, वो ब्रिज खराब हो रहा है। अब पॉइंट आता है एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर का, एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर का मनीला में, कहाँ? फिलीपींस में। और एडीबी क्या क्या करती है? 6 कोर सेक्टर्स कौन कौन से जिसमें जिसमें लोन देती है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एडीबी के बदले में अभी क्या बना है? एआईबी क्या है? एआईबी में इंडिया है, एडीबी में इंडिया मेंबर है, तो कौन सा चाइना लेड है, क्या फ़र्क है दोनों में, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिसाइल कंट्रोल रेजिम्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता होगा इंडिया ने हाल ही में एनपीटी में ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश की। तो उसमें कुछ 4 बॉडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस है, ध्यान रखिए। पहला इसका ऑप्शन है कि जो ट्रू है इनमें से, एम टी सी आर। इसमें स्टेटमेंट करिए, एन टी सी आर कर्ब्स स्प्रेड ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स, पर्टिकुलरली प्रोलिफरेशन of missile and unmanned aerial technology capable of carrying a 200 kg payload for at least 1000 kilometers। तो ये पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरा देखिए वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट डील्स विद डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इट डील्स विद केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन रिलेशन। चौथा है एनएसजी, ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड। तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है, तो आपको क्या लगता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एम, क्योंकि इंडिया ने अभी बाकी तीनों को तो ज्वाइन करा नहीं है, पर इंडिया ने एम ज्वाइन कर लिया है। तो चारों को ध्यान में रखिए। एनएसजी तो हमेशा आपको याद होना ही चाहिए। एनएसजी क्या है? एनएसजी ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स से डील कर रहा है कि आप न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं, तो इंडिया इसलिए सप्लायर ग्रुप में हिस्सा लेना चाहता है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से ही रिलेटेड है, कि केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स नॉर्मली तो वैसे बैंड है कई सारे, तो जो भी इसके केमिकल वगैरह बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जैसे इंडिया की है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल है। कि इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो कई जगह रिसर्च नहीं कर पाती, कि उनको डेटा नहीं मिलता, कि उसके मेंबर नहीं है। एक बार इसके मेंबर मिल गए, बन गए, तो आपको मिल जाएगा। तो ये भी सही है। दूसरा है वासेनार एग्रीमेंट। ये डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी वाले जो चीज़ें हैं वो इंडिया को अभी नहीं मिलती। किसी भी मिसाइल का 2 काम हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर में भी या फिर नॉर्मल यूज़, तो इंडिया को दोनों केस में नहीं मिलेगी। तो अगर इस इंडिया इंडिया यहाँ भी दो एक में वासेनार एग्रीमेंट में इंडिया डायलॉग पार्टनर बन गया और हाल में ज्वाइन कर लेगा शायद अगले साल। तो ये तीनों तो सही है हमारा। अब देखना है क्या पहला सही है। एम टी सी आर हाल में इंडिया ने ज्वाइन किया। एम टी सी आर कर्ब्स डिलीवरी ऑफ कर्ब्स स्प्रेड ऑफ डिलीवरी सिस्टम, पर्टिकुलरली प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। यहाँ तक तो सही है। कैपेबल ऑफ कैरिंग अप 200 kg पेलोड एट 1000 किलोमीटर। ये सेंटेंस गलत है। अब मैंने ये सेंटेंस जानबूझ के यहाँ दिया कि आप एम टी सी आर को पूरी डीपली कवर करें। एम टी सी आर में कितने मेंबर है? 34 मेंबर्स है। एम टी सी आर में 500 kg पेलोड की बात होती है, 300 किलोमीटर तक। तो इंडिया का जो ब्रह्मोस है 290 किलोमीटर्स का है। अब उसको एक्सपेंड करेंगे तो इंडिया कैसे डील करेगा, एक समस्या। ध्यान रखिए एम टी सी आर में 500 के जी पेलोड का जो मिसाइल है, जो कि एटलीस्ट 300 किलोमीटर तक जा सकता है, वही कवर होता है। और इंडिया 34 की टोटल मेंबरशिप है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो इससे क्या फ़ायदा? इंडिया एनएसजी में जब वो एम टी सी आर में ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, तो इंडिया अपना टांग अड़ा के कह सकता है भाई तुम हमें वहाँ ऐड करो, तब हम तुम्हें यहाँ ऐड करेंगे। ये एक मैंने लिंक दिया है, अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसने कवर किया चारों चीज़ों को। इन स्पेसिफिक से भी आपको ये लिंक अच्छा है, इसको पढ़ लीजिए तो काम आएगा। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लिस्टेड, अब एक बार यार यहाँ ध्यान दीजिए कि MTCR वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और NSG में 4 वर्ल्ड ग्रुप बॉडीज है, इसमें इंडिया MTCR ज्वाइन कर चुका है। वासेनार, ऑस्ट्रेलिया, NSG, MTCR हमेशा याद होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लिस्टेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज? SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, बताइए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड है, वो भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। इसका आंसर है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक ने जो ग्रीन स्टॉक किया था, तो अब बताइए ग्रीन बॉन्ड और मसाला बॉन्ड एक और चीज़ है, आपको याद बताइए मसाला बॉन्ड क्या है, आपके काम की चीज़ है मसाला बॉन्ड, आपको मुझे बताना है कि मसाला बॉन्ड क्या है। अब हम ग्रीन बॉन्ड में कवर करते हैं, ग्रीन बॉन्ड ऑफकोर्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो बॉन्ड बेचते हैं और फंड रेज करते हैं, बस इतना फ़र्क है कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, जो ग्रीन फंड्स है उसमें। तो इंडिया का पहला फर्स्ट सर्टिफाइड इंटरनेशनल ग्रीन बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एक्सिस बैंक ने किया था $500 मिलियन का। और मार्च में शायद, हाँ इसी साल मार्च में एक्सिम बैंक ने 5 साल का 500 मिलियन ग्रीन बॉन्ड भी इशू किया था, जो पहला डॉलर डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है। तो ये सब्सक्राइब किया था 3 गुना ज़्यादा उस पे रेट पे, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे इंडिया ग्रीन बॉन्ड, और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको फंडिंग मिलती है और आपको अच्छी फंडिंग मिल जाती है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, तो ग्रीन बॉन्ड्स और जब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, वहाँ जाके हमारा जो हमारे क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में बहुत मदद कर सकते हैं हमारी। तो देखिए आपको फोकस करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले पे चलते हैं, व्हाट इज़ कैसपोल? सेरामिक पॉलीमर हाइब्रिड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कैसपोल में क्या है, पहला ऑप्शन है वाटर बेस्ड रेडी टू कोट प्रोडक्ट, पॉलीमर बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन, नैनो टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड सेरामिक जेल, या नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए, वाटर बेस्ड रेडी टू कोट प्रोडक्ट। असल में कैसपोल क्या होता है, सेरामिक पॉलीमर हाइब्रिड, ये उसमें इसरो जैसी कंपनी वो मिसाइल लॉन्चिंग में, मिसाइल सॉरी कह रहा हूँ, वो सैटेलाइट लॉन्चिंग में काम आती है, या फिर उसमें, तो इसमें होता क्या है कि रॉकेट्स जब जाते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, तो कैसपूल से उनको कवर किया जाता है। मतलब उन्हें जैसे ये एक अगर लेट से सॉरी ये अगर एक रॉकेट है, मान लीजिए एक रॉकेट गया, तो इसको इसकी बॉडी को कैसपोल वो उससे कवर किया जाता है ताकि ज़्यादा टेम्परेचर में जले ना ये। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लोगों ने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए थैच्ड रूफ, मतलब जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं उनको पेंट करने के, या फिर जो वाटर सीपेज होती है कंक्रीट की बिल्डिंग में वहाँ कवर करने के लिए, ताकि सोचिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये। तो कैसपोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए कैसपोल। और विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ने कैसपोल सोचा है कि अब थैच रूफ में यूज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जिससे आग नहीं लगती, 800 डिग्री सेल्सियस तक विदस्टैंड कर सकता है। तो इंडिया में कई बार अगर आप लोकल न्यूज़ चेक करेंगे तो कई झुग्गी झोपड़ियाँ, कई गांव जल जाते हैं, जिससे इनको बचाया जा सकता है, और गर्मियों में तो और भी अपने आप आग लग जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक हाल में डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हाल में पेमेंट बैंक ऑपरेट करना भी स्टार्ट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, देर फुल सर्विस बैंक्स विच हुज मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्सलेट फाइनेंशियल इंक्लूजन, they can accept demand time deposits can go up to a limit of 1 lakh, it will not lend to customers and will have to deploy their funds in bonds and bank deposits। 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इनिशियली कवर कैसे किया जाता है उस तरह से। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखिए इसका आंसर बी क्यों होगा। पहली बात, फुल सर्विस बैंक लिखी है जो नहीं है ये, ठीक है, ये सेमी सर्विस बैंक है। फुल सर्विस बैंक हो गया जैसे आपका नॉर्मल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC वगैरह जो सारी सर्विसेज देते हैं, तो ये लाइन आते ही गलत हो गया। दूसरा आएगा, इट कैन एक्सेप्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, नहीं गलत है, ये टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते, केवल डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब जो FD RD आप कराते हैं वो टाइम डिपॉजिट होते हैं, ये वो नहीं कर सकते। और डिपॉजिट्स 1 लाख की लिमिट तक ही जा सकते हैं, ये सही है। और अगला पॉइंट है कि इट विल नॉट लेंड टू कस्टमर्स एंड विल हैव टू डिप्लॉय देयर फंड्स इन बॉन्ड्स एंड बैंक डिपॉजिट्स, और ये भी ये सही है, मतलब बैंक बॉन्ड्स में नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे, तो ये भी गलत है। तो आई थिंक सॉरी इसका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर होगा इट विल बी सी, सिर्फ सी सही है इसका आंसर, बी का आंसर गलत है, सी सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, दे कांट ऑफर लोन्स बट कैन रेज डिपॉजिट अप टू 1 लाख, और इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसे ये कर सकते हैं जैसे सेविंग मैक्स करते हैं, ये ट्रांसफर रेमिटेंस में काम आएंगे। वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं पेमेंट बैंक, ठीक है, दे कैन इशू डेबिट कार्ड, दे कैन इशू ATM कार्ड्स, और इनके ATM हर जगह काम करेंगे, पर और ये ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट में, कोई कॉस्ट नहीं लेंगे गेटवे से। फॉरेक्स कार्ड दे सकते हैं, ATM कार्ड दे सकते हैं लोगों को, ये फॉरेक्स सर्विसेज दे सकते हैं, ये थर्ड पार्टी पेमेंट जैसे होती है, जैसे अभी जैसे आपका पेटीएम हो गया उस तरह से, या फिर एप्पल पे का एग्जांपल लिया, सब कर सकते हैं।
मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्विटी कैपिटल का 40% होना चाहिए पहले 4 साल में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेमेंट बैंक मैंने एक बेसिक कवर किया है कि सबसे ये जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है, और ये आपको 1 लाख तक की लिमिट होती है, और ये सारा इन्वेस्टमेंट कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू सिट्रस इंडिका और द इंडियन वाइल्ड ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, सॉरी और इनकरेक्ट। सिट्रस इंडिका जैसे नाम से पता लगता है, बताइए क्या होगा ये। ऑफकोर्स पता चल गया अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो। देखिए पहला स्टेटमेंट इज इट इज़ नोन एज अरुणाचल ऑरेंज, इट हैज़ बीन अकॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। थर्ड वन, द स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ ऑल कल्टिवेटेड सिट्रस फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब देखिए ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1 ओनली। बच्चे तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए ये तो ऑप्शन बताइए इसका। देखिए पहला इनकरेक्ट है, ठीक है, और दूसरा भी इनकरेक्ट है, तो ये दो गलत है। ये तीसरा सही है। इट इज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल कल्टिवेटेड सिट्रस फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया के जितने भी खट्टे फल हैं उन सब का ये एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज है, यहीं से हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्पीसीज, देखिए इसका आंसर भी हाँ 1 and 2 गलत है। तो पॉइंट है कि ये स्पीसीज कंसिडर मोस्ट प्रिमिटिव माने जाता है, सबसे पुराने, और ये नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए एंडेमिक है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही उत्पादन होता है इनका। और पहले ये स्पीसीज़ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते थे, गारो हिल्स के पास, हिमालय मेघालय में, और इनको बिरुंगथाए कहते हैं। और इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ठीक करने की कई से दवा, कई स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना जो इंडस सिट्रस इंडिका जो ऑरेंज है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, यहाँ के लिए एंडेमिक है, नोकरेक बायोस्फीयर में मिलता है, और स्पीसीज़ को बिरुंगथाई भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सूर्यमित्र? Suryamitr is a mobile app. Suryamitr refers to skilled technician. 3 both 1 and 2 4 नोटा। सिंपल मैंने कुछ क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कुछ बहुत बुरी तरह से किया, पर फिर भी देखिए क्योंकि सूर्यमित्र मैंने इसलिए किया, इसका आंसर होगा 3 बोथ 1 and 2। अब आप कहेंगे भाई दो चीज़ें एक ही चीज़ कैसे हो सकती है? देखिए सूर्यमित्र असल में क्या है, सूर्यमित्रा जब मैं कहूँ तो सूर्यमित्र मतलब होता है जो हमारा सोलर जो हमारा मिशन है उसके तहत सूर्यमित्र की बात हुई है, जिसके तहत वो स्किल्ड टेक्नीशियन जो कि इंस्टॉल कर पाएँ, ऑपरेट कर पाएँ, रिपेयर कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ जो सोलर पैनल्स हैं उनको इनको स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये आपको क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पे सोलर इंडिया मिशन फॉलो हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए उस पर काम करने टेक्नीशियंस जिन्हें सूर्यमित्र कहेंगे। मतलब सूर्यमित्र सूरज का दोस्त हो, यानी सूर्य और आपका वो सोलर मिशन, ठीक है। और सूर्यमित्रा ही एक ऐप भी बनाई है, जीपीएस बेस्ड मोबाइल ऐप है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस ने बनाई है। और ये थाउजेंड्स ऑफ कॉल एक साथ ले सकती है, ताकि आप जितनी भी विजिट्स होगी सूर्य मित्रा की, आपके पास कुछ हो गया तो आप फ़ोन कर दो, ये आएंगे और ठीक करके ले जाएंगे। तो ये एक ऐप भी है जो सूर्य मित्र है, और सूर्य उन टेक्नीशियंस का भी नाम है जो इसके अंदर एम्प्लॉयड होंगे। तो यहाँ पे नाइस की कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के थ्रू ये बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ, क्योंकि आजकल वैसे हमारा फोकस इस पर है। तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और ये अपेक्स नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। सोलर एनर्जी के फील्ड में मेन जो प्राइमरी हमारा रिसर्च डेवलपमेंट होती है वो यही इंस्टीट्यूट करता है, इंस्टीट्यूशन करता है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और इंडिया ने क्या किया था, 25 साल पहले एक सोलर एनर्जी सेंटर था, उसको बदल के 2013 में नेशनल सोलर मिशन के अंदर कोऑर्डिनेट करने के लिए बना डाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ध्यान रखिए सूर्यमित्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और इससे पहले ने पेमेंट बैंक किया था। सिट्रस इंडिका कहाँ मिलता था, सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। विच बॉडी रिलीजेज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? यूएन सीटेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस था ये यूएन सीटेड, क्योंकि इसमें बताया गया था कितना एफडीआई फ्लो हो रहा है। तो यूएन सीटेड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ सॉरी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, मुझे याद नहीं इसकी फुल फॉर्म, सॉरी मैंने लिखा हाँ ट्रेड, हाँ तो इंडिया, पॉइंट ये है कि इसमें यूएन सीटेड का था, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। और इसके इंडिया 10th नंबर पे रहा था। ये रहा आपका इंडिया, दुनिया में 10 नंबर पे रहा था। हम गौर से देखते हैं कि हरदम इंडिया नंबर वन एफडीआई में माना जाता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बड़ी इकोनॉमीज, उनमें नंबर 1 में माना जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ओवरऑल इंडिया की पोजीशन 10 थी इन जून। तो इंडिया की जो एफडीआई थी वो 44 बिलियन थी, 44 बिलियन, सॉरी 40 के अंदर कवर हो गया, 44 बिलियन इंडिया की एफडीआई इनफ्लो थी 2015 में। 2014 में 35 बिलियन थी, ज़रा इंप्रूवमेंट हुई है 35 से लेकर 14 तक, मतलब
$9 बिलियन की इंक्रीमेंट हुई है। अब यूएन सीटेड प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो कि डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंटल इशूज से। ये 3 रिपोर्ट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट वाली करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट यूएन सीटेड निकालता है। ये भी याद रखिए, इंडिया की पोजीशन 10 थी, 44 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी, और वर्ल्ड ओवर इंडिया लार्ज इकोनॉमी में दूसरी स्टेट पे जा चुका है पोजीशन पे, चाइना के बाद। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल इस्टेब्लिश्ड ऑफिस इन विच स्टेट। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ खुलेगा ये, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है सी, गुजरात। गुजरात में गिफ्ट सिटी में जाकर आपका सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने एक एमओयू साइन किया था गिफ्ट सिटी के साथ। गिफ्ट सिटी गुजरात में है। अब गिफ्ट में आप ये सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का ऑफिस होगा। तो कई सारे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं जो आर्बिट्रेट करते हैं कंपनीज के बीच में, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम बहुत लंबी चलती है जुडिशियल। अब कोई अपनी कंपनी खोली, आप 2 साल तक नहीं अटका सकते, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो इसके थ्रू काम करते हैं। तो इसके थ्रू जो एज पर द एग्रीमेंट गिफ्ट सेल, मतलब गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल कंपनी लिमिटेड जो है इसकी, और गिफ्ट की सेल्स जो है, और ये सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तीनों कोलेबरेट करेंगे आर्बिट्रेशन मीडिएशन पर और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के सारे तरीकों से। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल एक बॉडी का ऑफिस खोलेगा, तो दुबई वगैरह के सारे जितने वो हैं सारा खोलना चाहेंगे यहाँ पर, और काफ़ी कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी, ताकि उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वहाँ से आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना काम जल्दी निकाल सकते हैं। जुडिशियल डिले की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कई हद तक रुकी पड़ी थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि एक आर्ब एक सर्विस है। आर्ब क्या है कि पहले आर्बिट्रेशन करते हैं, जैसे 2 कंपनियां गई, तो पहले इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई 2 लोगों के बीच में, 2 कंपनियों के बीच में, पहले वो जाके आर्बिट्रेशन करेंगी। ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन हो गई तो फिर वो मेडिएशन, अगर सब कुछ ठीक चला तो फिर मेडिएशन पे जाएंगी। मेडिएशन में सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप चाहें तो आप आर्बिट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बात बता रहा हूँ क्या आर्बिट्रेशन में होता क्या है। तो आर्बिट्रेशन में बेसिकली उसके बाद आप मीडिएशन में जाएंगे, और अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हुई तो आप फिर नहीं हुई तो आप फिर यहाँ वापस आ सकते हैं। होता क्या अक्सर कि आप मीडिएशन कर रहे हैं तो आपको फाइनली इसको वर्डिक्ट को मानना पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें आप दोबारा आ सकते हैं यहाँ। तो ये एक नई टेक्निक है जो ये यूज़ करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गिफ्ट सिटी में बन रहा है। गिफ्ट सिटी कहाँ, गुजरात में है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का है, और ये पहला है जो इंडिया में खुल रहा है आर्बिट्रेशन सेंटर। कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। ऑप्शन हो सकता है किस देश का पहला है। आगे देखते हैं TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट में कौन सी रिकमेंडेशन सही है इनमें से फॉलोइंग। TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट 2-3 चीज़ों पर आई थी। अभी तो इसमें क्वेश्चन में शायद एजुकेशन को कवर किया, पर TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट और किस किस चीज़ पर आई थी आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट कहती है टोटल पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन मस्ट इंक्रीज फ्रॉम करेंट 3% टू 6% ऑफ GDP। प्री स्कूल एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 4 and 5 years शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ राइट। मतलब 4 से 5 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन राइट बना, अधिकार के अंदर आना चाहिए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्राम चलना चाहिए। 5वीं क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, कि आपको एक क्लास में नहीं रखेंगे। मिड डे मील स्कूल को सभी सेकेंडरी स्कूल में भेज देना चाहिए। अब क्या लगता है इसमें कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन है A and B, ACD, ANC। अब देखते हैं क्या इसका आंसर है, या चौथा क्या है, ऑल द अबव। देखिए पहली बात जो है 3 से 6% ऑफ GDP। अगर आपने TSR से मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो आज आपको पता लग जाएंगे। अभी ये पॉइंट सही है क्योंकि मैंने पढ़ी थी। दूसरा देखते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन की भी इसने बात की थी, ये एक थोड़ा कंटेंशियस इशू था, तो ये भी सही है। तीसरा, नो डिटेंशन पॉलिसी शुड बी फॉलो टिल 5th, ये भी इन्होंने इसने कहा था। मिड डे मील स्कीम को लेकर भी इसने कहा था। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑल द अबव, तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आंसर्स कर दिए। अब प्राइमरी रिकमेंडेशन क्या थी, जो हम देखते हैं कि TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट जो एजुकेशन पे आई थी, इसमें प्राइमरी रिकमेंडेशन मेन क्या थी। तो पहली रिकमेंडेशन थी कि TET जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए सभी टीचर्स के, बिना TET के नहीं होगा। और TET करने के लिए ग्रेजुएट लेवल पर कम से कम 50% मार्क्स होंगे, तभी आप कर पाओगे। और 25% आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है प्राइवेट स्कूल में, ये आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ढेर सारे खुल गए हैं। और ये देखिए, ये 4 के अलावा एक्स्ट्रा है। पहले इसने कहा था बजट भाई 3 से 6 करो, प्री स्कूल मैंडेट राइट बना दो, नो डिटेंशन पॉलिसी, और मिड डे मील स्कीम आप फॉलो करो पूरी सेकेंडरी स्कूल तक। अभी प्राइमरी मिडिल या प्राइमरी तक, मिडिल तक है, तो इसको इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी तक करो। फिर उन्होंने कहा टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होनी चाहिए, और उसमें भी 50% कम से कम होनी चाहिए एलिजिबिलिटी।
25% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS का कोटा है वो आपको सब पे इंक्रीज़ करना चाहिए, वो एक्सटेंड करना चाहिए माइनॉरिटी पे, क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल्स खुल गए हैं। आगे बात है 200 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को आपको अलाउ करना चाहिए इंडिया में ओपन कैंपस खोलने के लिए। एक IAS की तरह IES इंडियन एजुकेशन सर्विस भी स्टार्ट करने की बात इसने की थी, जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंदर होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के साथ परमानेंट सेटलमेंट के साथ खोल देना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी इनोवेटिव सा इसने सलाह दी है, जो कई जगह ऐसे माना जाता है कि इंडिया में एजुकेशन का कोई एलीट सर्विस नहीं है। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो पूरे स्टूडेंट्स को कवर करना चाहिए, जो इसमें पहले भी था, और नेशनल लेवल टेस्ट होना चाहिए सभी बच्चों का जो 12th पास करते हैं किसी भी बोर्ड से, कि अभी जैसे कोई यूपी बोर्ड से, कोई हरियाणा बोर्ड से, कोई दिल्ली बोर्ड से, कोई कर्नाटका साउथ कहीं से भी है, सबके अपने अलग अलग बोर्ड है, तो उन सब के लिए एक कॉमन स्कूल लेवल टेस्ट होना चाहिए जो कि क्लास 12th के बाद होना चाहिए, इसने रिकमेंड किया था। ये इसकी प्राइमरी रिकमेंडेशन थी। TSR सुब्रमण्यम की एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के बारे में दी थी, जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ट्रू इज रिगार्डिंग विद्यांजलि स्कीम। अब विद्यांजलि स्कीम क्या है? विद्यांजलि स्कीम के 4 ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। विद्यांजलि स्कीम एम्ड एट बूस्टिंग द एजुकेशन सिस्टम बाय डिलीवरिंग वॉलंटियर टीचर्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स, ये पहला है। दूसरा, वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एकेडमिक्स। और तीसरा, प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया, या डी ऑल द अबव। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने विद्यांजलि पता है तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं ध्यान तो विद्यांजलि स्कीम एम्स टू बूस्टिंग द एजुकेशन सिस्टम बाय डिलीवरिंग वॉलंटियर टीचर्स, ये पॉइंट सही है। वॉलंटियर टीचर्स की बात है, दिल्ली में ऑलरेडी ये एप्लीकेबल है, इस स्कीम के तहत नहीं, दूसरी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है विद्यांजलि स्कीम। तो वॉलंटियर टीचर्स की बात है, और वॉलंटियर टीचर्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एकेडमिक्स, तो पहली बात गलत है, ये नहीं है, वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए है। प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया, नहीं, पहले इसको स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा ए इसका सही आंसर है। देखते हैं क्या है विद्यांजलि स्कीम। विद्यांजलि स्कीम के अंदर क्या है कि भाई वॉलंटरी टीचर्स, आपको अगर पढ़ाना है तो आप कुछ करना चाहते हो स्कूल के लिए, आप GOV की वेबसाइट पे जाकर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर अपना नाम डाल दो कि भाई मुझे कराना है, इसमें कोई आपका क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपको जो रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेन टीचर है आप उसको हटाओगे नहीं, जो स्कूल के टीचर है वो रहेंगे, आप साथ में अलग से काम करोगे एक्स्ट्रा। वो क्या होगा आपकी, आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करोगे, उसको कुछ म्यूजिक सिखाना है, आप किसी चीज़ आपको आती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, बोलना कैसे आता है आपको, काउंसलिंग करना है, म्यूजिक आता है, कुछ आता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा सिखा सकते हो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस विद्यांजलि स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। इसको आप मेंस के आंसर में बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, ऐसे स्कीम्स में जो इसमें स्टार्ट होने वाला है। पहले ये 2200 स्कूलों में शुरू होगा 21 स्टेट में, उसके बाद लेटर इसको ऑल ओवर इंडिया जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहीं पे अप्लाई किया जाएगा। दिस इज़ इट। तो अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, इन विच मेटल एक्सप्लोरेशन इंडिया साइन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, फेरोमैंगनीज क्रस्ट, मोल्बेडनम। देखिए ये जो बेसिक है रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल जिनमें कहा जाता है कि चाइना का कब्जा है ऑलमोस्ट, कि मोनोपोली है उसकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल डिवाइसेस या कुछ भी आपको इन्फोट, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल सब में रेयर अर्थ मेटल चाहिए, और मोस्टली जो है वो चाइना में है। तो इसलिए इंडिया ने भी कई ज़रा, एक तो जापान के साथ स्टार्ट किया था, जीका के साथ मिलके, जीका शायद नहीं, जीका के साथ नहीं, और जापान के किसी कम बॉडी के साथ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी। इसके अलावा इंडिया ने इंडियन ओशन में सीवेड अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें उसको एक्सप्लोर करना था एक रेयर अर्थ मेटल, तो वो है पॉलीमेटल सल्फाइड। इस पे काम स्टार्ट किया गया था, तो ये इसका सही आंसर है। अब देखिए आपको सब याद नहीं होंगे, कई सारे इसमें हैं, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पॉलीमेटिक नोड्यूल्स, फेरोमैंगनीज क्रस्ट। अब जैसे ये शायद अमेरिका और जापान चाइना को मिला है इसकी इसकी इसमें फेरोमैग्नेटिक क्रस्ट में एक्सप्लोरेशन राइट, तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब पॉलीमेडियम क्या है, ये पॉलीमेटिक मेटालिक नोड्यूल्स के अंदर का एक पार्ट है, तो वो आपको नहीं भी पता तो काम चल जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए किसका इंडिया को मिला और क्यों इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मेटल है। अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबेड अथॉरिटी ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में बनी थी अनक्लॉज के अंदर, और ये बेसिकली आपको कहीं भी एक्सप्लोरेशन करना है इसके लिए काम आती है। तो आप ऐसे ही नहीं कहीं मतलब कुल्हाड़ी लेके चले जाए भाई मैं यहाँ आज खोदूंगा, तो इससे पहले इस देश को पहले वो परमिट लेना पड़ता है, तब वो जगह एक्सप्लोर करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या था, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। 15 साल का इंडिया को मिला है वो। अब देखिए, डार्क स्काई रिजर्व इन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग। डार्क स्काई रिजर्व काफ़ी तगड़ा सा नाम लग रहा है, रशिया, जापान, चाइना और इंडिया। तो इसका आंसर है चाइना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना ने किया, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया के बॉर्डर के पास है वो। देखिए चाइना ने पहला अपना फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व स्टार्ट किया है, जो कि तिब्बतन
के पास नगारी यहाँ पर स्टार्ट किया इसने, जो कि नेपाल इंडिया के बॉर्डर के पास है। नगारी क्या खास बात है, ये सबसे हाई लोकेशन पर है, तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो वो काफ़ी हाइट पर है, जहाँ से आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। मतलब कोई भी देखना हो, कहीं भी देखना है कि चांद सितारे तारे बैठ के आप देख सकते हैं। कई सारे ऑब्जर्वेशनल लेबोरेटरीज भी वहाँ पे पहले इस्टेब्लिश की हैं चाइना ने। तो यहाँ क्लाउडलेस रहता है काफ़ी दिन तक, कोई बादल नहीं रहते साल भर, तो आप काफ़ी अच्छे से हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ कर सकते हो ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ जो लाइट पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, क्योंकि अ, इससे क्या होता है, स्टार लाइट या फिर कई जगहों पर आपको एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च नहीं कर पाते, हेल्थ हैज़ार्ड हो जाता है, इकोलॉजिकली खतरनाक होता है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाना। तो बेसिकली डार्क स्काई रिजर्व इसी पे फोकस करता है कि थोड़ा अंधेरा भी करो यार आसमान में, मतलब ज़्यादा रोशनी हो रही है। तो बेसिकली इसको डील करता है ये आपका जो है डार्क स्काई रिजर्व, जो चाइना ने स्टार्ट किया नहीं किया। तो देखिए अब इसकी लोकेशन क्या है, ये आपका नगारी है, ये आपका नेपाल है यहाँ नीचे, और ये आपका इंडिया। तो बिल्कुल टच करता है दो लोगों को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। झिंजंग के भी साइड में है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रहेगी, झिंजंग के साइड में, तिब्बत में, नेपाल इंडिया के साइड में। तो आपको याद रहेगा तो पता रहेगा कि नगारी एक प्रोजेक्ट है जो कि डार्क स्काई रिजर्व का चाइना ने स्टार्ट किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप जो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच इज़ द फर्स्ट मैमल टू गो एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखिए एक्सटिंक्ट बहुत सारे मैमल हुए हैं, पर एक मैमल स्पेशली जो कि कहा जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है, कौन सा है वो? तो आपको ऑप्शन है पैसेंजर पिजन, पेरियन आइबेक्स, मेलोमिस रूबिकोला, ग्रेट वाइट डॉल्फिन। देखिए सबसे पहली बात है कि मैमल कौन कौन सा है इसमें, अगर आपको नहीं आता आंसर ये तो। पिजन की बात आ गई तो मैमल नहीं है ये, अब ये तीन है। अब क्या आपको डॉल्फिन है, मैमल है, पता नहीं एक्सटिंक्ट हुआ है नहीं, आपको नहीं पता, जैसे मुझे पता है। तो लिस्ट आती है, अगर आप पढ़ लेंगे तो काम आएगी एनवायरनमेंट में, आपको पता होना एक्सटिंक्ट मैमल कौन कौन से हैं। तो वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मेलोमिस रूबिकोला। और एबेक्स भी वो है। एबेक्स एक शायद हिरन की तरह दिखता है, और ग्रेट वाइट डॉल्फिन डॉल्फिन की तरह ही दिखती है, मगर ये भी एक्सटिंक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा है, क्या नाम है इसका, मेलोमिस रूबिकोला। अब मेलोमिस रूबिकोला बिल्कुल चूहे की तरह दिखता था, और ये होता कहाँ था, ये एंडेमिक था ऑस्ट्रेलिया में। एक जगह है ब्रैम्बल के, इसको ब्रैम्बल के मेलेमिस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रैम्बल के में मिलता था। ब्रैम्बल के ऑस्ट्रेलिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लैंड का, जो द्वीप है ना वो ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट, जैसे इंडिया में इंदिरा पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, तो वहीं पर जो नॉर्दर्न मोस्ट है वहाँ पर था ये, इसका हैबिटेट है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ के पास मिलता था ऑस्ट्रेलिया में, जो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ज़्यादा आजकल मर रही है, और बहुत बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडेंटेशन हुआ के का, जो नीचे का एरिया था डूब गया, तो इसके वजह से इसका हैबिटेट ख़त्म हो गया, तो बेचारा मर गया है। तो ये चूहे की तरह दिखने वाला मेलोमिस रूबिकोला है, और ये आपको याद होना चाहिए कि पहला मैमल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, और जो हमने बेसिकली कोशिश की, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे करंट अफेयर्स के टॉपिक, वो हमने उठाए। शॉर्ट टॉपिक डिस्कशंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कवर किए जाएँ। रिवीजन अगर आपको अच्छा लगा तो आप फीडबैक हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं, ओनली आई एस पे, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा इंप्रूव करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।